क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे 24 फरवरी का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा उसे। कोई डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9650347272 पर। आज के हमारे 10 नहीं बल्कि 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। अब फर्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी इशू संबंधित। इसके बारे में मैंने कल थोड़ा सा आप लोग को बताया था, आज इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए, लुहांस्क और दोनेत्स्क, ठीक, ये दो टेरिटरी ऐसी हैं जो यूक्रेन की पूर्वी हिस्से में पाए हैं, ठीक है। और इस रीजन को बोलते हैं डॉनबास रीजन बोलते हैं। इसमें डोनेट्स्क और लुगांस्क वाले वहाँ पे अलगाववादी जो है और वो प्रो रशियन हैं, वो ये चाहते हैं कि हमको जो है मदद करें पुतिन साहब, ठीक। तो पुतिन साहब ने जो है मदद करी और उन्होंने घोषित कर दिया है कि ये दो अलग गणराज्य हैं, रिपब्लिक हैं, दोनेत्स्क और लुगांस्क, ठीक। और उन्होंने, पुतिन ने ये भी बताया, पुतिन जी ने, कि हमने ये बात फ्रेंच और जर्मन लीडर्स को बता भी दी और हम इनको अब एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र जो है रिपब्लिक मानते हैं, ठीक। अब इस पे यूक्रेन ने क्या बोला? यूक्रेन ने कहा कि देखिए ऐसा है कि अब ये इसको जो है स्वतंत्र बता के अब जो रेबल्स हैं वहाँ के, जो अलगाववादी हैं, वो अब रशिया से मदद मांगेंगे और रशिया ये अब जो है इसी के जरिए इसको प्रिटेक्स्ट बनाकर, बहाना बनाकर जो है यूक्रेन में हमला कर देगा, ये चीज़ बताई गई। और 2014 से ही ये सारी चीज़ें चल रही। 13,000 लोगों की मौतें भी हो गई दोनेत्स्क और यूक्रेन वाले एरिया में। और अब जो है कई सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने और यूएस ने भी प्रतिबंध लगाए हैं। कल मैंने आप लोगों के साथ इस बात पे चर्चा करी थी कि भाई प्रतिबंध कितने ज़्यादा जो है रशिया को परेशान कर सकता है। और आज का रशिया वो रशिया नहीं है जो 1992-91 में था। आज का रशिया बहुत ज़्यादा मजबूत है 2022 में, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, ये देखिए यहाँ पर दोनेत्स्क और लुहांस्क, ठीक, डॉनबास रीजन है, ये ध्यान रखिएगा। Our next topic is from General Studies Paper 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस संबंधित। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में होने हैं इलेक्शन। जम्मू एंड कश्मीर को 370 आर्टिकल के जो है डाइल्यूट करने के बाद जो है यूनियन टेरिटरी की तरह बना दिया था, लेकिन ये ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसमें इसकी खुद की विधायिका भी होगी, यानी कि लेजिस्लेचर, ठीक। और लेजिस्लेचर में करीबन जो है 83 लोग होंगे, मेंबर्स होंगे, एमएलए होंगे। और इस मेंबर्स के लिए जो निर्वाचन क्षेत्र है, उन निर्वाचन क्षेत्र यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो है उसकी डिलिमिटेशन करनी है, ठीक। तो अब डिलिमिटेशन कमीशन या फिर परसिमन आयोग जो है बनाया जाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 यानी 82 में। और अभी इसको कॉन्स्टिट्यूट भी किया गया था, लेकिन उन्होंने थोड़ा टाइम ले लिया है और अभी इसको 2 महीने और जो है बढ़ा दिया गया है इसकी समय सीमा को। और यूनियन लॉ मिनिस्ट्री ने ये अधिसूचना के जरिए बताया है। पूरी बात, पूरी कहानी समझ में आई, ठीक। अब जो है फैक्ट्स पे आ जाते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट है, 2002 में बना था। उसकी धारा 3 के अंतर्गत जो है आपका ये पार्लियामेंट ने ये एक्ट बना। अच्छा, कई लोग को ये लगता है कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो है आर्टिकल नंबर 82 में उल्लेख किया गया है तो ये एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऐसा कतई नहीं है मेरे भाई। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी चीज़ को बनाने के लिए उन्होंने कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट बनाएगी या उसको पावर देते हैं या फिर उसको इनेबल करते हैं, तो इन दैट केस इट इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल और जो है संवैधानिक निकाय, बल्कि वो एक वैधानिक यानी स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाएगा, जैसे कि ये डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक। और ये जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था 2019 में, उसका एक अधिनियम के पार्ट 5 में ये चीज़ बताया गया है, कमीशन बनाया जाएगा, आयोग, ठीक है। 83 मेंबर असेंबली है। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें, ये फैक्ट और देख लेते हैं कि कौन भैया इस परिसीमन आयोग का हेड कौन है। हेड है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, रिटायर्ड है। और 2 महीने अभी और बढ़ा दिया गया, पहले मार्च 6 तक इनको देना था, पूरा करना था। इनके अलावा, ये तो हेड है, इनके अलावा एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन करना है भाई आयोग के पदेन सदस्य, और कौन कौन है? आपके इलेक्शन कमिश्नर जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा, ये लोग तो आपके यहीं हैं। और 5 लोकसभा जो मेंबर हैं वो भी इस आयोग का हिस्सा हैं, एसोसिएट मेंबर हैं, ठीक है ना, यानी कि सहयोगी सदस्य।
यूनियन टेरिटरी और कौन सी ऐसी हैं भारत में जिनके पास अपनी विधायिका है, कमेंट करके बताएं। और आर्टिकल 82 एक बार संविधान में कैसे लिखा हुआ, आप लोग के पास बेयर एक्ट जोर होगी, वहां पे पढ़ा जरूर करिए जो भी अनुच्छेद है। लक्ष्मीकांत में समझने की जरूरत है, लेकिन लक्ष्मीकांत से एग्जाम में पेपर नहीं बनते हैं, ध्यान रखना। बेयर एक्ट खरीदो, पीडीएफ डाउनलोड करो, कुछ करो, लेकिन वहां जाके उसको पढ़ो जरूर। और ना समझ में आए तो हमसे पूछिए, आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 1, सोशल इशू संबंधित। देखिए पीएम केयर्स, आपको ये पता है, इसके बारे में हम लोगों ने कई बार वार्ता करी है आपस में, कि ये एक स्कीम है जिसमें कि महामारी जैसे भी कोविड है, इस तरीके का और भी आगे कुछ होता तो उसमें पुनर्वास के लिए, उसको लिए तैयारी के लिए, रेस्क्यू के लिए, सारी चीज़ों के लिए पीएम केयर्स फंड जो है, जिसमें कि डोनेशंस दिए जाते हैं, उसका उपयोग किया जाएगा। अभी क्या हुआ कि कोविड की वजह से कई सारे बच्चे अनाथ हो गए, या तो दोनों माता पिताओं की डेथ हो गई, या किसी एक की डेथ हो गई, दो माता पिता में से किसी एक की, या फिर गार्जियन की। तो बच्चे जो अनाथ हो गए, ठीक, उनकी मदद के लिए पीएम केयर्स फंड से पैसा दिया गया, ठीक। ये आपका फरवरी 28 तक वाली स्कीम थी, इसको अभी बढ़ाकर जो है आपका सॉरी इसमें जो है 31 दिसंबर तक थी, अभी 28 फरवरी तक कर दी गई है, ठीक है ना। अभी कई सारी एप्लीकेशन और भी आई थी, करीबन 6,624 आई थी, इसमें से 3855 जो है अप्रूव कर दी गई हैं एप्लीकेशन। इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए कोई बच्चा जिसके दोनों पिता जो है, वो तो मैंने आपको बता दिया। स्कीम चालू हुई थी 11 मार्च 2020 को। हे भगवान क्या हो रहा है, देखिए स्कीम चालू हुई थी 29 मई 2021 को। जो भी बच्चे 11 मार्च 2020 के बाद जिनके माता पिता की डेथ हो गई है, उनको स्कीम में रखा जाता है। स्कीम ये उन्हीं बच्चों के ऊपर लागू होगी जिन बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम है, ठीक, जब उनके माता पिता का जो है दुर्भाग्यवश जो है देहांत हो जाता है। और इसमें जो पैसे दिए जाएंगे पीएम केयर्स के जरिए, वो उनके हेल्थ में, एजुकेशन में जो भी गैप की है उसको मतलब फंड किया जाएगा। साथ ही साथ जो है कुछ मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा जब वो 18 साल के हो जाएंगे। और इसके अलावा 10 लाख रुपए की एक मुश्त जो है, यानी कि लमसम अमाउंट उनको दिया जाएगा जब वो 23 साल के हो जाएंगे, ठीक। 31 जनवरी 2022 तक 6,624 एप्लीकेशन आई थी, जिसमें से 3855 अप्रूव हो चुकी हैं, ठीक। पीएम केयर्स का फुल फॉर्म जो है याद रखिए, स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में फुल फॉर्म भी पूछता है। फुल ये है सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, ठीक। इसके बारे में हम लोग ने अभी पढ़ा था कुछ दिन पहले, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है जनरल स्टडीज पेपर 1, सोशल इश्यूज से संबंधित। देखिए ड्राफ्ट अभी निकाला गया है, इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी। देखो आईटी मिनिस्ट्री जो हमारी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, उसने एक मसौदा यानी कि ड्राफ्ट पॉलिसी निकाली है, जिसमें कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के आपस के डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, वो सब जो है डेटा जो भी आता है, हेल्थ से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, कुछ भी डेटा आता है वो आपस में शेयर कर सकते हैं। ओपन है, शेयरेबल है बाय डिफॉल्ट, लेकिन कुछ राइडर्स हैं, ठीक है ना, कुछ चीज़ें मतलब उसमें से शर्तें हैं, वो छोड़ के पूरा जो है अपना शेयर कर सकते हैं आप। कोई मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री जो है डिफेंस का डेटा थोड़ा ना मांगेगा, या मांगेगा तो उसको थोड़ा दे दिया जाएगा, तो थोड़े बहुत राइडर्स हैं, बट ओवरऑल जो है डेटा की शेयरिंग होगी। और इसका जो है इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी इसमें बताया गया, भी मसौदा है, तो इसको आने दीजिए, फिर उसके बारे में और बात करेंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या फिर रेडिकली ट्रांसफॉर्म कर देगा इंडिया की एबिलिटी को, कि वो किस तरीके से पब्लिक सेक्टर का डेटा को जो है दोहन करता है, ठीक। तो थोड़ा सा इसको जो है अभी किस मिनिस्ट्री ने निकाला है, क्या चीज़ें हैं, क्या फुल फॉर्म है, ये सब ध्यान रखिए। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2, एजुकेशन से संबंधित। देखिए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, ये स्कीम अभी की नहीं है, ठीक। स्कॉलरशिप तो आपको समझ में आ रहा है कि बच्चों को, जो स्टूडेंट हैं उनको जो है यहाँ पर छात्रवृत्ति दी जाती है, ठीक। लेकिन मेरिट होनी चाहिए, और उनको जो भी साधन है उन सबके लिए छात्रवृत्ति दी जाती है, ठीक। तो गवर्नमेंट ने, जैसे अभी हम लोग कई सारी चीज़ें देख रहे हैं कि 15वीं जो वित्तीय आयोग थी उसका जो साइकिल है 2021-22 से लेकर 2025-26 तक का, उसके लिए ये वाली स्कीम को भी, जो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम यानी कि पूर्णतः जो है 100% पैसा जो है वित्तीय पोषित किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, ये जो है आपका इस स्कीम को भी अप्रूव कर दिया गया है 5 साल के लिए, ठीक। 1827 करोड़ रुपये लगेंगे इसमें देखिए कुछ चीज़ें उन्होंने चेंज करी हैं। एक तो जो एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता का जो क्राइटेरिया है,
मानदंड है इनकम, भैया कितनी इनकम होनी चाहिए, तो उस इनकम को बढ़ा दिया है उन्होंने। 1.5 लाख की जगह अब 3.5 लाख रुपए कर दिया, तो अच्छा है, ज़्यादा लोग बच्चे आ सकेंगे इसके अंतर्गत। ठीक। और इसके अलावा इन्होंने जो रिन्यूएबल जो है नवीनीकरण मानदंड है उसमें भी कुछ संशोधन किया है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है, 2008-9 में चालू हुई थी स्कीम, कि जो भी ऐसे बच्चे हैं जो मेरिटोरियस हैं, छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं और इकोनॉमिकली वीकर हैं, ठीक है ना, आर्थिक रूप से जो है कमज़ोर है, तो उनको स्कूल ना छोड़ना पड़ जाए। ठीक है, क्लास 8वीं के बाद स्कूल ना छोड़ना पड़ जाए और वो पढ़ाई में बने रहें, अच्छा करते रहें, उनको मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। प्रेम्बल में आपको पढ़ा है ना कि आपने, कि हर किसी को स्टेटस और अपॉर्चुनिटी का जो है मौका दिया जाना चाहिए, इक्वलिटी में। प्रेम्बल पढ़ा है ना भाई? पढ़ा नहीं है तो एक एक शब्द पढ़ो, ध्यान से रिवाइज करते रहा करो। एनसीईआरटी की हर बुक में दे रखा है। एनसीईआरटी की हर बुक में आपको प्रेम्बल मिलेगा, फंडामेंटल ड्यूटी मिलेगी। छोड़ देते हैं क्यों? क्योंकि हमेशा आ रहा है तो क्यों पढ़े यार, कोई जरूरी थोड़ी ना है। वहीं से क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। कल फंडामेंटल ड्यूटी मैंने आपको पूरा पढ़ाया था, कैसा लगा आपको? कमेंट करके जो बताइएगा। अभी 1 लाख फ्रेश स्कॉलरशिप जो है इसमें दी जा रही है। 12,000 रुपये हर साल दिया जाता है, 1,000 रुपये पर महीने। जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो नवीं क्लास में है और फिर उसको 10वीं 11वीं 12वीं तक दिया जाता है, और उनको स्टेट गवर्नमेंट एडेड और लोकल बॉडी स्कूल, यानी कि स्थानीय जो निकाय वाले स्कूल हैं उन सब में जो पढ़ रहे हैं उनको दिया जाता है। ठीक, पूरी तरीके से 100% जो है वित्तीय पोषित की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। और इसका एक पोर्टल भी है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। स्कॉलरशिप जो है डायरेक्टली बैंक अकाउंट में दिया जाता है बच्चों के, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर किया जाता है। किसके थ्रू? पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू डीबीटी मोड, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। गॉट इट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3, साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित। देखिए सिंपल सा है, मेटा क्या है भाई साहब? मेटा जो है, मेटा का बेटा है फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो है व्हाट्सएप। ठीक, तो मेटा इन सब की पेरेंट कंपनी है। जो ये क्या नाम है, जकरबर्ग की जो है पेरेंट कंपनी, उसका नाम मेटा है। मेटा ने बोला है भैया कि हम एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली एक सुपर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, और इसका नाम है एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सुपर क्लस्टर। बस इतना ध्यान रखो, इसमें और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेटा ने बनाया है, बस ये ध्यान रखना। वहाँ नासा बोल दे, यूएसए बोल दे, इंडिया बोल दे, कुछ नहीं। मेटा फेसबुक की पेरेंट कंपनी। ठीक, और भाई वही सारी चीज़ें हैं। सुपर कंप्यूटर है, बहुत तेज चलेगा, बहुत जो है इसमें ग्राफिक जो है प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगी जी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा, ताकि जो है जो इतना सारा डेटा आता है उसको प्रोसेस करने के लिए जो है एक इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़े। जो ज़रूरत है, मान लीजिए इस वाले भाग से वो पूरा ढूंढ रहा है, इधर से ऐसे जा रहा है तो यहाँ से जाए, है ना, तो ये सब इंटेलिजेंस है। जैसे अगर आप लोग से कोई पूछे कि बिल्डिंग मान लीजिए जो है 25 माले की है, तो लिफ्ट को कहाँ होना चाहिए, तो लिफ्ट को आप अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको ये होगा कि भाई सही समय पर हर जगह पहुंच सके तो लिफ्ट को बीच में होना चाहिए। ठीक, कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर ज़्यादा एनर्जी लगेगी, बीच में टंगी रहेगी लिफ्ट, तो उसको लिफ्ट को नीचे होना चाहिए या लिफ्ट को ऊपर होना चाहिए ताकि ग्रेविटी का उपयोग करते हुए और नीचे आ जाए। नहीं, लिफ्ट को बीच में होना चाहिए। तो ये क्या है, इसमें एक बुद्धिमत्ता है। जो चीज़ें हमारे लिए लिफ्ट जिसका ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई टाइमली पहुँचे और जो है सबको मौका मिले, मतलब सामान जो है टाइमली का, तो उसके लिए ये चीज़ होनी चाहिए। तो इसी तरीके से ये चीज़ें अपना इंटेलिजेंस का उपयोग करेगा, और वो भी बहुत तेज़ करेगा, और वो भी बहुत बड़े पैमाने पे जो डेटा है उसको प्रोसेस करने में मदद मिलेगी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इसमें आप लोग को जो है ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ जो बताने की ज़रूरत है कि इंडिया का सुपर कंप्यूटर क्या है, और वर्ल्ड में इस समय सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा है। Our next topic is from जनरल स्टडीज पेपर 2, इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित है। इंडिया एंड अफगानिस्तान के रिलेशन, अभी हम लोग ने पीछे पढ़ा था कि अफगानिस्तान को हम लोग वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंतर्गत गेहूं भेजेंगे, और उसी को जो है भेज दिया गया है। तो एक बार रिवीजन भी आपका हो जा रहा है। ठीक, देखिए इन्होंने ये जो है ट्रक जो है अभी फ्लैग ऑफ किए हैं यहाँ पर अटारी बॉर्डर पे। ठीक, और जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्ष सिंगला जी, उन्होंने फ्लैग ऑफ किए 50 ट्रक, जिसमें कि 2500 टन। ठीक, एक टन में बताइए कितने कुंटल होता है, और एक कुंटल में बताइए कितने केजी होता है। ठीक, और 1 केजी में कितना ग्राम होता है, कमेंट करके बताइए, देखते हैं। ठीक, तो 50 ट्रक के जो है 2500 टन को लिए हुए गेहूं लेके जाएंगे। ये तरीके का जो है ह्यूमैनिटेरियन एड है अफगानिस्तान को, और इंडिया पाकिस्तान जो चेक पोस्ट है वहाँ जलालाबाद जाना है इसको,
वहाँ पे इन्होंने छोड़ दिया है। ठीक, इंडिया पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के रास्ते होते हुए जाएगा। पाकिस्तान ने पहले हम बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान को भेजेंगे, तालिबान के लिए भी जो है बात करी थी, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि यार हम खुद ही भिख मंगे हैं, हम खुद ही, हमको भूख लगी, हमको तुम देने की बात कर नहीं रहे हो, अफगानिस्तान भेजोगे, वो भी हमारे जो है रास्ते लेके जाएंगे, हमारी तो जो है मतलब हमें चढ़ाते हो जाएगा। तो उन्होंने वहाँ मना कर दिया था। तो फिर इंडिया ने कहा नहीं यार, करना तो ही है, हम तो अच्छा काम करेंगे ही। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से बात करी, ठीक, तो उन्होंने हाँ कर दिया। फिर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के थ्रू उन्होंने कह दिया कि हाँ, उनकी लॉजिस्टिक्स, उनकी रसद के थ्रू आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको जो है सीधे नहीं ले आने देंगे। पाकिस्तान ने कहा हम खुद तो भूखे मर रहे हैं और जो हमारा पड़ोसी देश है उसको भी भूखे मरने देंगे, हम किसी का भला नहीं चाहेंगे। तो ये चीज़ें जो है अब पाकिस्तान के रास्ते ही जा रही हैं, लेकिन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जो है लॉजिस्टिक्स के थ्रू जाएंगी। 2500 टन जो है वीट गेहूं दिया जा रहा है भारत को, और ये जलालाबाद तक पहुंचाया जाएगा। और आपको मतलब हैरानी होगी, सिर्फ 500 किलोमीटर दूर है आपका, ठीक, ये जर्नी अटारी से, क्योंकि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है अटारी से ये जलालाबाद जाना है, यार सिर्फ 500 किलोमीटर दूर है हमसे अफगानिस्तान, सोचो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, और इसको डबल बैग करके उन्होंने भेजा है इंडिया वालों ने, क्योंकि उनको मालूम है बीच में कोई छुरा वुरा मार के जो है गेहूँ वूँ चुरा सकता है। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको प्रोक्योर किया था और फिर इसको डबल बैग करके भेजा है, ताकि कंटेमिनेशन जो है ना हो, दूषित ना हो। ठीक, ये चीज़ें हैं। और ये ऐसी खस्ते हालत हुई कैसे है, ये जब से तालिबान आया ना वहाँ पे, उसके बाद बम कारतूस और उल्टी सीधी हरकतों के अलावा और कोई काम है नहीं, तो इसलिए जो है वो यहाँ पे ऐसी हालत हो रही है। जनता भूखी मर रही है, वो उनको पास टाइम ही नहीं है सबके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और ये भी अफ़गानिस्तान लीडरशिप से बात करी थी कि हम दे देंगे इंडिया ने अक्टूबर 2021 में, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया था। क्या बात है। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 ज्योग्राफी संबंधित जो है अगला हमारा टॉपिक है चार चिनारी आइलैंड। आप लोग को मालूम है श्रीनगर है, श्रीनगर जो है कश्मीर घाटी में एक जगह है, और श्रीनगर में एक झील है जिसका नाम है डल झील। डल झील में जो है कई सारे आइलैंड हैं, ठीक है ना, इसमें कई सारे टापू हैं, आइलैंड हैं। आइलैंड का नाम क्या क्या है, आइलैंड 3 आइलैंड हैं, 2 में जो है चिनार ट्रीज लगते हैं। चिनार ट्रीज की पहले फोटो आपको दिखा देता हूँ। ठीक, देखिए ये इस तरीके के होते हैं। ये आपके जो है ऑटम में यानी शरद ऋतु में जो इनकी गहरी हरी पत्तियां होती हैं वो लाल रंग की हो जाती हैं, तो रंग बदल लेती हैं, अंबर और पीले रंग की में बदल जाती हैं। बहुत सुंदर लगता है मेरे भाई, बहुत सुंदर। जरूर जाना कश्मीर, जरूर जाना। ठीक, चश्मा शाही जाना, और जो है ये आपका चार चिनार डल झील में जो है इस बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, और एशिया में इसको चिनार कहा जाता है। पर्णपाती पेड़ होता है, ये डेसिडुअस पेड़ होता है। ठीक, लंबी उम्र होती है इसकी, और इसका जो है काफ़ी ज़्यादा जो है क्राउन भी जो है मतलब फैलाव करता है इसका। ठीक, इसको ओल्ड वर्ल्ड साइकामोर भी बोला जाता है। ठीक, तो अभी देखो जो आइलैंड हैं उनके बड़े नाम हैं, 2 में चिनार ट्री हैं, उन 2 का समझ लेते हैं। डल झील, एक आइलैंड का नाम है भाई साहब लाकुट डल, यानी कि स्मॉल डल में जो है आइलैंड का नाम है रोफ लंक, यानी कि सिल्वर आइलैंड। ठीक, इसमें चिनार ट्री जो है चारों कोने पे लगे हुए हैं, मतलब ऐसे है तो ये ऐसे चारों कोने पे लगे हुए हैं। अच्छा, एक इससे याद आ गया इंटरलिंक करते हुए कि पंचयतन करके एक जो है आर्किटेक्चर होता है, टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक, तो ये कैसे क्या होता है, इसको जो है बना के आप लोग या फिर कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये सिल्वर आइलैंड है, और दूसरा जो है बड़ा आइलैंड है उसका नाम है जो है वो नाम है सोन लंक, यानी कि गोल्ड आइलैंड। बोर्ड डल यानी कि बड़ा आइलैंड इसको बोला जाता है। यहाँ पे हजरत बल को देखता है ये श्राइन, होली श्राइन जो है हजरत बल, उसको देखता रहता है। और ये आइलैंड जो है आपका, ये जो स्मॉल वाला था क्या नाम था इसका, लाकुट। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गया था जब 1970 के दशक में एक गाना आप लोग को जो याद होगा, अच्छा तो हम चलते हैं वाला, नहीं फिर कब मिलोगी जब तुम कहोगी पता नहीं क्या क्या। तो राजेश खन्ना और आशा पारेख की मूवी थी आन मिलो सजना, तो उसमें ये इसी आइलैंड पे शूटिंग हुई थी, और ये काफ़ी जो है तब से प्रचलित हो गया था। ठीक, चिनार विनार सारी चीज़ें देसी डुअस होता है। मेरे ख्याल से पूरा कंप्लीट इसमें नॉलेज आप लोग को हो गई होगी। अब और नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 1 और 2 भी बोलेंगे, क्योंकि सोशल इश्यूज, पॉलिटी एंड गवर्नेंस दोनों से संबंधित है। देखिए तमिलनाडु में जो है एक खास बात है, तमिलनाडु जो है रिजर्वेशन देता है। ठीक, अपने आंतरिक रिजर्वेशन देता है, स्टेट में देता है, और चाहे कोर्ट आ जाए, कोई आ जाए, उससे पीछे हटता ही नहीं है भाई साहब।
ठीक, और उसको बचाव भी कर लेता है, जो तर्क देता है उससे अपना बचाव भी कर लेता है। अभी तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में जाके वनियर जो हैं, वनियर क्षत्रिय, उनको कुछ रिजर्वेशन दिया था 10.5% का। ठीक, तो उस केस को उन्होंने वहां पे डिफेंड कर लिया है और ये भी कहा कि भाई साहब हम सामाजिक न्याय में सबसे आगे हैं, हम हैं तमिलनाडु। समझ में आया? तो मद्रास हाईकोर्ट ने हालांकि इनके खिलाफ जो इन्होंने रिजर्वेशन दिया था वनियाकुला क्षत्रिय को 10.5%, 7 और 2.5% जो है अदर 2 कम्युनिटी जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस की हैं उनको दिया था। तो उसके खिलाफ जो है मद्रास हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था, तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने डिफेंड कर लिया अपना केस। तो ये चीज़ है। और इन्होंने तमिलनाडु ने ये भी कहा कि भैया ऐसा है, रिजर्वेशन हम बहुत टाइम से दे रहे हैं, इतिहास में आप जाके देखो 1854 में भी हमने दिया था, कास्ट सेंसस भी हमारे यहाँ 1872 में हुआ था भाई साहब। ठीक, 1872, 1972 नहीं, 1872। और हाईकोर्ट ने ये क्वैश इसलिए कर दिया था, जो ये वाला इनका रिजर्वेशन जो दिया था उसको मना इसलिए कर दिया था क्योंकि इन्होंने कहा कि जो स्टेट है उसने कोई लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं दिखाया। ठीक है ना, विधायी क्षमता नहीं दिखाई कि भैया ये जो स्पेशल रिजर्वेशन जो आरक्षण दे रहे हो उसके पीछे आप एक जाति को आधार क्यों बना रहे हो, कास्ट को। और दूसरा, आपने क्वांटिफाइबल डेटा नहीं दिया, मात्रात्मक डेटा नहीं दिया। मात्रात्मक डेटा जैसे मैंने पढ़ा तो मुझे नागराज केस याद आ गया। ठीक, रिजर्वेशन इन प्रमोशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने, रिजर्वेशन प्रमोशन। और अभी जो है नागराज, मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो रहा था नवतेज जौहर वाले केस से, तो मैंने इसको जब देखा तो एक केस और अभी आया अभी फरवरी 2022 में, जर्नैल सिंह केस है, ये भी रिजर्वेशन प्रमोशन की बात करता है। इसमें भी क्वांटिफाइबल डेटा की डिमांड होती है, मात्रात्मक डेटा जो है स्टेट को देना होता है तभी वो आरक्षण दे सकता है। ठीक, तो हाईकोर्ट ने, मद्रास के हाईकोर्ट ने बोला कि भैया तुमने तो कुछ दिया ही नहीं, सीधे रिजर्वेशन दे देते हो तो तुम तो वोट खींचना चाहते हो, बस यही बात है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं मान्यवर, हमने जो है तमिलनाडु ने 1957 में भी जो है आपका बैकवर्ड क्लासेस को दिया था। ठीक, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस को जो है आरक्षण दिया था, जो लोग शेड्यूल कास्ट के बराबर थे, लेकिन अनटचेबिलिटी नहीं थी बस। ठीक, और कुछ और कम्युनिटीज जो हैं जिनको कि ब्रिटिशर्स ने क्रिमिनल ट्राइब का दर्जा दिया था, उनको भी मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस में हमने आरक्षण दे रखा है। उन्होंने कहा कि जो रिकमेंडेशन हमने दी है 10.5% की वनियाकुला क्षत्रियों की, वो उनके जो एक सर्वे हुआ था 1983 में तमिलनाडु सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के द्वारा, उसमें जो उनकी पॉपुलेशन बताई गई थी 10.5%, हमने उस हिसाब से उसको उनको आरक्षण दिया है। तो क्वांटिफाइबल डेटा है हमारे पास भाई। ये तमिलनाडु सेकंड बैकवर्ड कमीशन बैठी थी, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन 1983, उसने जो डेटा दिया उसी के बेसिस पे हमने, ये कोई जादुई फिगर नहीं हमने सपने में आया है, ये सब हमारे पास ऑलरेडी डेटा है। तो भैया किस लिए, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि हाँ भाई सही कह रहा है। ठीक, तो ये चीज़ है। और नेक्स्ट टॉपिक देखो, आरक्षण का जो एक इशू है ये काफ़ी डिबेटेबल इशू है। कभी क्वेश्चन आए तो बिल्कुल भी नर्वसा मत जाना, बिल्कुल इमोशनल मत हो जाना। ठीक है ना, इसको आपको सिर्फ जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पॉलिटी और कोई तर्क किसी एक्सपर्ट ने क्या दिया है वैसे क्या होना चाहिए वो उसी में बात करना, सुप्रीम कोर्ट के केसेस क्या हैं, लॉ क्या बोलता है, बस उसकी जो है आप एनालिसिस दीजिए। अपने जो है मध्य लगना कह रहे बहुत गलत हुआ और बहुत अच्छा हो गया, ये सब नहीं। ठीक, तो चलिए आगे जो हमारा अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3, डिफेंस एंड सिक्योरिटी इशू संबंधित है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, UAPA, ये एक्ट जो होता है टेररिज्म को रोकने के लिए बनाया गया था। और अभी कंटेक्स्ट ये है भाई साहब कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक पंजाब पॉलिटिक्स टीवी है उसको बैन कर दिया, उसकी एप्लीकेशन बैन कर दी है और उसकी वेबसाइट बैन कर दी है, उसकी सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं। ठीक, तो मान लो अगर आपसे अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई साहब बताओ कि कौन बैन ये ब्लॉक कर सकता है, ऐप, वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट, पंजाब पर जैसे, मतलब कौन बैन कर सकता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग आंसर होगा। ठीक, मेरे ख्याल से अब वहाँ पे अगर हो सकता है ऑप्शन में ये भी दे दे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, वो नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पे दे रखा है। तो यही ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अभी का ट्रेंड ये है कि करंट अफेयर से पीछे जाके जनरल स्टडी से पेपर पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे ये ना पूछकर कि पंजाब पॉलिटिकल टीवी मतलब किसको बैन किया गया था, ये नहीं पूछेंगे। वो पूछेंगे बताओ कौन सी मंत्रालय ब्लॉक करता है, तो इसको काट के यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बना देगा।
बात समझ में आ रही? तो इसीलिए जो है सचेत रहिए और जो है लगातार जैसे बता रहा हूँ वो से करते हो, पक्का एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन होगा। बस जो है गाइडेंस मेरा, आप हिम्मत आपकी, मेहनत आपकी, और सिलेक्शन जो है एश्योरेंस है, बिल्कुल पक्की बात है। ठीक, तो देखिए अब अगला जो है ये पंजाब पॉलिटिक्स टीवी जो है, इसको ये कहा बैन इसलिए किया गया क्योंकि ये एक सिख फॉर जस्टिस करके एक बैंड आउटफिट है जो कि खालिस्तान बनाना चाहता है, एक सिखों के लिए अलग और टेररिज्म फैलाना चाहता है, फिर से पंजाब में टेररिज्म को वापस लाना चाहता है। तो इस वाली संस्था को अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 2019 के अंतर्गत जो है प्रोस्क्राइब यानी कि प्रतिबंधित कर रखा था। ठीक, तो इसको जो है सपोर्ट कर रहा था ये पंजाब पॉलिटिक्स टीवी, तो इसलिए इसको कर दिया गया। अच्छा, चीफ कौन है भाई साहब? ये सिख यूथ फेडरेशन के, ये सॉरी सिख फॉर जस्टिस के चीफ कौन है? इनका नाम है गुरपतवंत सिंह पनून। ठीक, प्रो खालिस्तान, बब्बर खालसा, खालिस्तान टाइगर फोर्स, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, तो इन सब के वो हेड मतलब करते थे। और यूएपीए का मेन उद्देश्य है कि भाई साहब टेररिज्म को रोकना है। 2004 में इसमें संशोधन किया गया था, तो कई सारे संगठन जैसे कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इन सबको बैन कर दिया गया था। 1967 में ये जो है लॉ आया था। अच्छा, लॉ जो होते हैं उनके ईयर भी देखा करो, 1967। कई बार जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कालानुक्रम जो है व्यवस्थित करने के लिए बोल देते हैं। ठीक, 2019 में संशोधन हुआ था, होम मिनिस्ट्री ने किया था इस वाले एक्ट में। आंतरिक सुरक्षा किसके अंतर्गत आती है? गृह मंत्रालय। तो उन्होंने इस एक्ट में जो है संशोधन किया 2019 में, और अब इंडिविजुअल को भी जो है सरकार टेररिस्ट घोषित कर सकती है। पहले सिर्फ जो है सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को कर सकते थे, लेकिन अब इंडिविजुअल को भी, व्यक्तिगत पर्सन को भी किया जा सकता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3, डिफेंस एंड सिक्योरिटी इश्यूज, जो कि ये कहता है कि भाई साहब अफ्स्पा यानी कि आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, ये नागालैंड में लगा हुआ है। कुछ और जगह भी हैं उत्तर पूर्वी भारत में जहां पर अफ्स्पा अभी लगा हुआ है। अफ्स्पा कहाँ लगाया जाता है, इसके लिए देखिए मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, जैसे कि आपको नहीं बनाने हैं। मैनी पीपल आर कॉलिंग कि भाई साहब नोट्स कैसे बनने चाहिए, क्या करना चाहिए, जैसे मैंने ये नोट्स बनाए। ठीक, बहुत ही छोटे छोटे, मैं आज इसको याद कर पाऊंगा लेकिन कल भूल जाऊंगा। ठीक, क्या है? डीए यानी कि डिस्टर्ब्ड एरियाज, अशांत क्षेत्र है, तो वहाँ इसका मतलब यह है कि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब है। लॉ एंड ऑर्डर खराब का मतलब यह है कि लोकल पुलिस जो है वो उसमें देख रेख नहीं कर पा रही, उसकी बस की नहीं है कि वहाँ पे जो स्थिति है उसको संभाल पाए, लॉ एंड ऑर्डर को जो है वापस जमीन पे शांति प्रिय बना पाए। तो उस केस में क्या होगा कि आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लगेगा और जो है आर्मी आएगी और वापस से जो है वहाँ पे शांति वाली करेगी, ताकि उस लेवल तक ले जाएगी ताकि लोकल पुलिस फिर से वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत कर सके। ठीक, तो ये तो मैंने कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया, लेकिन ये तरीके के नोट मत बनाना, इतना ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म नहीं चाहिए भाई साहब, यहाँ ट्विटर नहीं चल रहा है। ठीक, आपको पूरा कम से कम ये ऐसे ही फ्लो चार्ट बना लो, लेकिन पूरी चीज़ लिखो। डिस्टर्ब एरियाज, लॉ एंड ऑर्डर, ये डाउन और आपके लिए कर सकते हो, समझ जाओगे। लोकल पुलिस, ठीक है ना, और फिर अफ्स्पा। समझ में आई बात? तो अगर मैं भूल जाओगे, इसलिए इसमें इतनी चीज़ें तो लिखनी पड़ेंगी। तो ऐसा है कि नागालैंड में पीछे ये अफ्स्पा वाले कुछ लोग, आर्मी वाले घुस गए थे कहीं पे, एम्बुश उन्होंने किया और 13 लोग को मार दिया था, सिविलियंस को, दिसंबर 4 को। तो काफ़ी हो हल्ला मचा था। तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे नेफई रियो, उन्होंने कहा था कि हम 45 दिनों में एक कमेटी उन्होंने बनाई और उन्होंने कहा कि 45 दिनों में रिपोर्ट जो है मिलेगी और फिर हम उसके बाद जो है देखेंगे कि जिसकी भी गलती होगी उसको जो है दंड दिया जाएगा। एक कमेटी जो है बनाई गई थी यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा दिसंबर में, टू स्टडी द विड्रॉल, कि भैया इसको हटा देना चाहिए अफ्स्पा को कि नहीं हटा देना चाहिए। लेकिन अभी तक ये कमेटी की कोई रिपोर्ट आ नहीं पाई है। इसीलिए अब की बार जो है जब इलेक्शन हो रहा था तो भी काफ़ी लोग, ये अफ्स्पा का मुद्दा जो है काफ़ी न्यूज़ में रहा है। ठीक, अच्छा, इस कमेटी के जो हेड हैं वो कौन है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया विवेक जोशी जी हैं। रजिस्ट्रार जनरल भाई साहब क्या काम होता है? सेंसस, जनगणना के काम होता है। और उन्होंने एक विजिट भी की थी स्टेट का, आपका नागालैंड का। नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं कोहिमा 2021 के 26 दिसंबर को उन्होंने कमेटी की स्थापना अनाउंसमेंट भी करी थी। अफ्स्पा एक ऐसा कानून है जिसमें कि आर्मी के पास बहुत जो है डिस्क्रिशनरीज पावर होती है, एक तरीके से, मतलब उनको एक खुला हैंड दिया जाता है कि भाई साहब सिचुएशन ख़राब है, डेस्परेट टाइम डेस्परेट मेजर्स। ठीक है, तो उसमें आपको जो है सिचुएशन ख़राब है तो आप कोई बिना किसी वारंट के, बिना किसी जो है अपील के आप किसी को गोली भी मार सकते हो। देखो पास साफ है। ठीक,
क्योंकि वो सामने सस्पिशन है, सामने वाला मार देगा आपको, तो उससे पहले आप थोड़ा सचेत रहो, इंटेलिजेंस। तो डिस्क्रिशनरी पावर है टू द आर्म फोर्सेज ओवर ए सिविलियन पॉपुलेशन। यहाँ पे सामने कोई दूसरी देश की कंट्री की आर्मी नहीं है, यहाँ पे सिविलियन है हमारे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। करंटली अस्फा जो है कहाँ कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है, ध्यान से सुनिए, जम्मू एंड कश्मीर में है, नागालैंड में है, आसाम में है, मणिपुर में है, इम्फाल म्यूनिसिपल एरिया को छोड़कर, और कुछ जगहों में अरुणाचल प्रदेश में भी है। अरुणाचल प्रदेश में जो है आपका, जो आसाम और म्यांमार से जो बॉर्डर टच होते हैं वहाँ पर है। अरुणाचल प्रदेश में डिस्टर्ब्ड एरिया जो है कहाँ कहाँ पे है, तिराप, चांगलांग, लोंगडिंग में, और जो एरिया नामसाई और महादेव पुलिस स्टेशन पड़ते हैं जहाँ पे बॉर्डर होता है आपका आसाम का, इन एरियाज में अरुणाचल प्रदेश में भी अस्पा लगा हुआ है। तो कैसा लगा आज का आप लोगों को सेशन? अगर आप लोगों को पसंद आया तो जरूर लाइक का बटन तोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़िए, शेयर और सब्सक्राइब करके। जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसका आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ के आप वहाँ पे भी लिख के भी दे सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9650347272 पर। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए लेते हैं आप लोग से अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम। अच्छा तो हम चलते हैं। चार चिनार आइलैंड ध्यान रखिएगा, गाना तो याद रहता ही है।